डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं लालमन मिश्रा आज एक नए लेक्चर के साथ एक नए अंदाज में बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। दोस्तों, स्मार्ट विजन एकेडमी बहुत बहुत स्वागत करता है। दोस्तों, आप जहां भी हैं, घर में हैं या भ्रमण करने गए हैं, शहर में हैं, परमानेंट निवास पे हैं, जहां भी हैं, आप वीडियो को देखिए, एंजॉय करिए। स्टडी विद फन एंड फन विद स्टडी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में चर्चा करने वाला हूं क्लास 11th में पोएट्री के बैकग्राउंड के बारे में। पोएट्री दरअसल है क्या, पोएट्री के फॉर्म्स क्या है, टर्म्स क्या है, और भी लिटरेरी टर्म्स क्या होते हैं, जैसे फिगर्स ऑफ स्पीच और ओड है, बैलेड है, एलेगी है, सोनेट है। इनमें क्या इनकी स्पेसिफिक पहचान होती है और इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इनको कैसे गाया जाता है, हाउ टू सिंग दिस ऑल काइंड्स ऑफ पोएम इन हिंदी एंड इंग्लिश एज वेल। सो इन सब चीजों पर हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद जो सीरीज आएगी दोस्तों, उसमें आपको फिगर्स ऑफ स्पीच मिलेगा और पोएट्री मिलेगी, जैसे कि 11th की पोएट्री स्टार्ट होती है मर्सी से, द स्कॉलर से, इस तरह से। तो ये पोएट्री का बैकग्राउंड है, आप देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए लेट्स बिगिन। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, वीडियो को सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जानकारी को दूर दूर तक अपने जितने फ्रेंड्स हैं, जितने फ्रेंड सर्किल में और भी कनेक्टिविटी हो सकती है, वहां तक इसको फैलाएं। लाइक करें, कमेंट बिल्कुल करना ना भूलें, ताकि आपकी क्या क्वेरी है कि सर अगला वीडियो किस पर डालिए, या इस चीज को दोबारा बताइए, या कुछ और कमी रह गई, तो आपका स्वागत है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। दोस्तों, शुरू करते हैं हम। सबसे पहले जानेंगे, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोएट्री। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोएट्री तो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इंग्लिश पोएट्री बिगिंस विद चौसर बिफोर इंग्लैंड एंड हैड एंग्लो सैक्सन पोएट्री। चौसर से पहले पोएट्री की शुरुआत हुई थी। एंग्लो सैक्सन पोएट्री जाना जाता था उस समय को। द ग्रेटेस्ट वर्क इन एंग्लो सैक्सन पोएट्री वाज बेवुल्फ। It was a collection of ballads in the form of a epic. एपिक महाकाव्य के रूप में आपको एंग्लो सैक्सन पोएट्री में जो फॉर्म है वो बैलेड्स के होते थे, ठीक है। वो एपिक का एक पार्ट माना जाता था। नथिंग इज नोन अबाउट द ऑथरशिप ऑफ दिस लिटरेरी वर्क। और इस साहित्यिक कार्य की, साहित्यिक विधाओं की जो स्पेशलाइजेशन होता था, कंपोजिंग, वो किसी व्यक्ति ऑथर विशेष को नहीं जाता था। इनफैक्ट चौसर इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री एंड द गॉडफादर ऑफ इंग्लिश नॉवेलिस्ट। इसको आप अंडरलाइन करेंगे दोस्तों। आप हमारे साथ वीडियो में बैठे हैं तो ध्यान दें, यू शुड हैव अ पेन एंड नोटबुक। आपके पास पेन होना चाहिए, नोटबुक होना चाहिए। दोस्तों देखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज को मैंने अंडरलाइन किया है। चौसर को, जिसका पूरा नाम है जेफरी चौसर, ये इंग्लिश के फादर माने जाते हैं, इंग्लिश पोएट्री के, एंड गॉड फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल। इंग्लिश नॉवेल के भी गॉड फादर माने जाते हैं। ही इज एक्नॉलेज्ड एट द क्रॉनिकलर ऑफ हिज एज। ये शुरुआत का एक तरह से जो आह्वान करने वाला होता है, ठीक है। इनको ये माना जाता है इंग्लिश पोएट्री का, जो 1340 से 1400 तक चली, यानी 1340 से और 1400 तक। उनके आप महान कार्य देख सकते हैं। ग्रेटेस्ट वर्क इन द कैंटरबरी टेल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 11th मार्क के लिए ये यूजफुल है, इसके बैकग्राउंड देखने के, समझने के लिए। ऑल्सो कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार द रेनेसा, ठीक है। इसको हम उनको क्या जानते हैं, मॉर्निंग स्टार ऑफ द रेनेसा, पुनर्जागरण का इनको हम एक बहुत बड़ा स्टार मानते हैं, ओके। वाइक्लिफ इज कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार ऑफ द रिफॉर्मेशन। वाइक्लिफ को हम रिफॉर्मेशन का मॉर्निंग स्टार मानते हैं। और अनदर पोएट्स ऑफ द एज, जो बाकी पोएट्स थे इसी एज से संबंधित थे, वो जॉन कॉलर एंड विलियम लॉन्गलेट थे। चलिए हम अगले पेज में देखते हैं किन चीजों का डिस्क्रिप्शन किया गया है। द चौसरियंस यानी 15th सेंचुरी, आप देख पा रहे हैं 15th सेंचुरी। इसके बाद है द एज ऑफ शेक्सपियर। द एज ऑफ शेक्सपियर में देखेंगे आप, एज ऑफ शेक्सपियर में देखेंगे 1558 से 1625 तक इनकी एज ड्यूरेशन। उसके बाद देखेंगे आप 1608 से 1674 तक 17th सेंचुरी, यानी जॉन मिल्टन का। अब हम आगे चलेंगे
आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं। द रेस्टोरेशन पीरियड जॉन ड्राइडन 1600 to 1700 ईयर टाइम है। देखेंगे क्लासिफिकेशन, क्लासिकल और क्लासिकल पोएट्री, इसके बारे में देखिए, एक ही चीज है। द एज ऑफ जॉनसन लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हैं इसमें। इनका टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है, कब से कब तक था, ठीक है, तो जानकारी रखना अच्छी बात है। फिर देखेंगे आप द रोमांटिक मोमेंट, द एज ऑफ वर्ड्सवर्थ, ये है 1798 से 1832 तक, ऑलराइट। फिर क्या है द 20th सेंचुरी पोएट्री। अब हम आगे बात करेंगे पोएट्री के बारे में, इसके एलिमेंट्स और फॉर्म्स के बारे में। आप देखेंगे पोएट्री इट्स नेचर एंड वेरियस फॉर्म्स, यानी काव्य, इसकी प्रकृति, काव्य की प्रकृति क्या होती है, ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है और इसके रूप क्या होते हैं, फॉर्म्स क्या होते हैं। तो देखेंगे पोएट्री वन ऑफ सेवरल ब्रांचेस ऑफ लिटरेचर, यानी जो काव्य है वो साहित्य के अन्य भागों की तरह एक महत्वपूर्ण भाग है। इज द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट ऑनरेबल ब्रांच, ये साहित्य में कविता का महत्व बहुत आदिकाल से रहा है, आप देखते हैं इंग्लिश या हिंदी में, और बहुत ही ये सम्मानित स्थान इसका रहा साहित्य में। इट मीन्स टू बी एंजॉयड, साहित्य का ही मतलब है आनंद, एक्सटैसी में। यू शुड लिव इन एक्सटैसी इन द मोमेंट ऑफ द एंजॉयफुल, ठीक है। अब देखेंगे हम पोएट्री एक्साइट्स आवर इमोशंस, काव्य हमारे मनोवेगों को एक्साइट करता है, यानी ऐसी कविता है जिसको पढ़कर हम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वी हैव टू बी गो टू द डेप्थ एंड द रियल सिचुएशन, हम उसकी वास्तविक स्थिति में या गहराई में जाते हैं। अगर कविता वीर रस ओतप्रोत है तो निश्चित रूप से हमारे अंदर भी जोश का संचार होगा। अगर कविता में कुछ दुखद स्थिति है तो उसके अकॉर्डिंग हम भी अपने आप को हर चीज, as we read and study the poem and songs, we know that these things is just going to us implementation of ourselves, हमारे ऊपर ये लागू हो रही है, हम इससे प्रभावित हो रहे हैं। It awakens our hearts, पोएट्री हमारे हृदय को जगाती है, झकझोर देती है, and makes us to see a new earth of a new heaven, और धरती पे रहकर ही हमें एक नए आसमान को एहसास कराती है, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम डेफिनेशन ऑफ पोएट्री। आप दोस्तों देख रहे हैं वीडियो को तो आपके पास एक पेन होना चाहिए, नोटबुक होनी चाहिए, आप नोट करते रहें, नहीं अगर कर सकते तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डेफिनेशन, पोएट्री कांट बी डिफाइंड, वास्तव में बात की जाए तो इन वर्ड्स पोएट्री कांट बी डिफाइंड, पोएट्री को, काव्य को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इट इज लाइक लव, ये एक प्रेम की तरह, दैट कांट बी डिफाइंड बट कैन बी फेल्ट, इसको बताया नहीं जा सकता, रियलाइज किया जा सकता है। लव इज लाइफ, और प्रेम जीवन है, आनंद है। पोएट्री हैज टू फेस्टन ऑन लाइफ, और पोएट्री का इसलिए पूरे जीवन भर हमारे ऊपर एक रफ्तार बनी रहती है, एक जुड़ाव बना रहता है। इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन इनटू एग्जैक्ट, बिल्कुल सही बात है, इसको वास्तविक शब्दों में एक निचोड़ के रूप में कुछ कह पाना संभव नहीं है, क्योंकि इसकी परिभाषा असीमित है, कितने भी शब्दों में कर लें इसके वास्तविकता का और आप बखान नहीं कर सकते। Language, there is however a number of definitions of poetry, some of them are given below. बहुत अलग अलग लेखकों ने अलग अलग अपने मतानुसार according to their own conscience and thinking they just try to define it, उन्होंने इसको परिभाषित करने की कोशिश की। तो सबसे पहले देखते हैं कार्लिन के अकॉर्डिंग पोएट्री we will, इसको बड़ा करता हूं आप तक स्पष्ट रूप से देखें, ट्रांसपेरेंसी देयर शुड बी। पोएट्री we will call musical thought, कार्लिन कहते हैं कि पोएट्री तो वो होती है जिसको हम म्यूजिकल थॉट, संगीतमय विचारों का नाम दे सकते हैं। द बेस्ट पोएट्री इज द मोस्ट फीलिंगली बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, शेक्सपियर कहते हैं कि काव्य वही हो, सबसे सुंदर काव्य वही होता है जो सबसे ज्यादा हमारे इमेजिनेशन, कल्पना की सोच पर, या उस कल्पना को कितने अच्छी फीलिंग से अपने ऊपर हम लागू कर सकते, दे सकते हैं, किसी कल्पना को कितना सहज आप सोच सकते हैं, वही उन्होंने पोएट्री का नाम दिया। अब आगे देखेंगे पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो, स्पॉन्टेनियस मींस एक तरह से कहते हैं स्वतः, ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि काव्य जो होता है वो हमारे इस पावरफुल, स्ट्रॉन्ग एंड मजबूत एहसासों पर बहने वाला स्वतः
एक धारा होती है। इट टेक्स इट ओरिजिन फ्रॉम इमोशंस। अगर देखा जाए काव्य कहां से आता है, तो काव्य का उद्गम कहां से होता है? फ्रॉम आवर इमोशंस, हमारे जज्बातों से, हमारे एहसासों से ये निकलती है, हमारे भावों से प्रकट होती है। ओके, रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, और हमारे एहसासों में ये क्रमबद्ध हो जाती है। अब देखिए, इसको हम आगे देखते हैं। एलिमेंट्स ऑफ पोएट्री, एलिमेंट्स ऑफ पोएट्री के तत्व क्या होते हैं, यानी काव्य के तत्व क्या होते हैं, कैसे इसको डिफाइन करेंगे? थॉट, कविता में होना क्या चाहिए, मटेरियल क्या क्या होता है। देखेंगे आप, कोई घर में इरेक्ट करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो उसमें जैसे कंक्रीट सीमेंट की जरूरत होती है, वैसे हम काव्य में के, तो काव्य में कितनी चीजें जरूरत होती है, देखेंगे आप। थॉट, सबसे बड़ी बात है विचार, ठीक है। इमोशन, थॉट इज वन ऑफ इट्स एलिमेंट्स, यानी बाकी एलिमेंट्स तत्वों में से एक तत्व विचार है। कविता थॉटफुल होनी चाहिए, विचारों से भरी हो और गंभीरता हो। Plato was of the opinion that half of the world is created out of idea. प्लेटो तो यहां तक ने कह दिया कि ये संसार में से संसार का आधा भाग, यानी आधा संसार विचारों से ही बना हुआ है। बिल्कुल, हम कुछ रियलिटी में कर पाते हैं कि नहीं, लेकिन उसको करने से पहले हमारे अंदर विचार आते हैं। इरेक्शन बाद में आता है और विचारों का कंस्ट्रक्शन पहले आता है। एज वी थिंक, एज वी ट्राई टू डू, एज वी थिंक, एज वी इमेजिन, वी ट्राई टू कन्वर्ट इनटू रियलिटी। ठीक है। इमोशंस, जज्बात, एहसास, भाव। इमोशन इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स एंड प्लेज प्रीडोमिनेंट रोल इन पोएट्री। बहुत ही महत्वपूर्ण। अगर कविता अगर झकझोरे नहीं, उसमें भाव ना हो, तो उसको पढ़ने का, सुनने का आपको आनंद नहीं मिलेगा। इमेजिनेशन, कल्पना होनी चाहिए। डॉक्टर जॉनसन कहते हैं पोएट्री को द आर्ट ऑफ राइटिंग प्लेजर with truth by calling imagination of the help of the reason। तर्कों के माध्यम से जो हम अपने इमेजिनेशन, कल्पना को अपने आनंद के साथ उसको हकीकत में पिरो लेते हैं, वो क्या होती है? इमेजिनेशन। हम कोई गाना सुनते हैं, कव्वाली सुनते हैं, भजन सुनते हैं, तो उस समय उसमें हम खो जाते हैं। कोई हम साहित्य पढ़ते हैं, कोई भी चीज, मूवी देखते हैं, ठीक है, और कोई गाना आता है तो ऐसा कभी कभी लगता है कि कभी कभी ये गाना मेरे ऊपर बना है। हम जानते हैं इट इज एक्टेड जस्ट एज अ शूटिंग, ये सिर्फ अभिनय है, ये गाना है, गीतकार ने लिखा है, इसको लिख दिया गया, सिंगर ने इसको गाया, लेकिन हम वहां पर गौर नहीं कर पाते, उसके हम गहराई में चले जाते हैं। यही काव्य और साहित्य का प्रभाव होता है हमारे जीवन में। राइम एंड मीटर, तो राइम क्या होता है, मीटर क्या होता है, आपको बताऊंगा संक्षेप में। राइमिंग वर्ड तो आप जानते हो, पढ़ते होंगे। जैसे आप ये मान लीजिए फेयर, फेयर का दूसरा शब्द है लेयर। किंग, किंग का शब्द है स्टिंग। तो पोएट्री यानी जब हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो उस लाइन के लास्ट में जो वर्ड मैचेबल होते हैं, द लास्ट वर्ड ऑफ द लाइन दैट आर मैचेबल अप एंड डाउन, वी कैन से देम एज अ राइमिंग वर्ड्स। और मीटर क्या होता है? मीटर को हमको सीक्वेंस देना पड़ता है। अगर किसी लाइन में पहला उसका पहली लाइन का अंतिम शब्द अगर कुछ भी एक्स वाई जेड, और दूसरी लाइन का अगर वही शब्द रिपीट होता है, तो उसको हम सीक्वेंस ए देंगे। दूसरा नया शब्द आएगा तो बी देंगे। अगर नहीं आ रहा है तो हम ए या बी, जो भी आएगा उसको देते चले जाएंगे। आई विल टेल यू हाउ टू आइडेंटिफाई इट, मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे इसी लेक्चर में। अगली सीरीज में देख पा रहे हैं फॉर्म्स ऑफ पोएट्री। पोएट्री के जो फॉर्म्स, इसका स्वरूप कैसे होते हैं, कितने होते हैं। पोएट्री कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू जनरल कैटेगरीज। काव्य को हम मुख्य दो कैटेगरीज में बांटते हैं, सब्जेक्टिव पोएट्री एंड ऑब्जेक्टिव। ध्यान देंगे आप। सब्जेक्टिव पोएट्री क्या होती है? ऑल पोएट्री व्हिच इज नेदर ऑब्जेक्टिव और ड्रामेटिक। जो ऑब्जेक्टिव नहीं होते, जो ड्रामेटिक नहीं होती है, इज कॉल्ड लिरिकल और सब्जेक्टिव। जिसमें संगीत होता है उसको हम सब्जेक्टिव कहते हैं। इट्स मेन काइंड्स आर लिरिक, सोनेट और एनर्जी। इसके जो मेन काइंड होते हैं, तो लिरिक हो सकता है। लिरिक क्या होता है? एक संगीतबद्ध, वेरी शॉर्ट एंड म्यूजिकल पोएम, दैट इज नोन एज अ लिरिक। अभी मैं आपको बताएंगे कैसे इसको सुनाना है, कैसे सुनना है। अभी तो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। सोनेट, अंग्रेजी की 14 लाइन की कविता को सोनेट कहते हैं। ठीक है, एंड एलजी। अभी अब आएगा ऑब्जेक्टिव पोएट्री में। ऑब्जेक्टिव पोएट्री में आप देखेंगे दोस्तों, ऑब्जेक्टिव पोएट्री में आप देखेंगे पोएट्री कैन बी सेड इम्पर्सनल, जो यानी पर्सनल विषय पर सब्जेक्टिव होती है, जो अपने
पर्सनल मैटर से, थिंकिंग से, ऑटोबायोग्राफी से हट करो, उसको हम क्या कहते हैं? इम्पर्सन। इट इज कंसर्न विद द आउटर वर्ल्ड। जो व्यक्तिगत हमारे बारे में, हमारी किसी सोच पर, हमारे किसी इंसिडेंट पर, हमारे किसी वाक्य पर, हमारे किसी जज्बात पर, हमसे जुड़ी जीवन की किसी ऐसी चीज पर, जज्बात पर, जो कविता सब्जेक्टिव होती, जब हमसे हट के देश दुनिया के बारे में, कंसर्न्ड विद द अदर वर्ल्ड, आउटर वर्ल्ड, हमारी दुनिया से बाहर, वो बाहरी संसार के बारे में, राजनीति पर हो, समाज पर हो, करप्शन पर हो, किसी और भी चीज पर हो, जब वो बाहरी संसार को छूती है, उस कविता को हम ऑब्जेक्टिव पोएट्री देते हैं। ओके, व्हाइल राइटिंग ए पोएम ऑफ दिस क्लास द पोएट फॉरगेट्स हिमसेल्फ। हालांकि कविता लिखते समय कभी मिक्स कर देता है वो, उसके कि उस समय सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव माइंड नहीं चलता है, वो जज्बातों पर डूबा होता है, उसको आपसे अच्छे भाव, अच्छे माहौल, अच्छे शब्दों का चयन करना होता है। वो हिंदी में एक दोहा है ना कि चरण धरत चिंता करत चितवत चारियों ओर, और सुवरन को खोजत फिरत कवि विचारी चोर। तो चरण धरत चिंता करत कहते हैं जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, यानी जहां पर सूरज की रोशनी नहीं जा पाती है, वहां पर कवि की कल्पना चली जाती है। ठीक है, तो अपने काल्पनिक माहौल में वो चीजों को बयां करने की कोशिश करता है, न कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पर फोकस करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे ये क्या होती है। आपने देखा कि इसमें क्या होते हैं? लिरिक होते हैं, सोनेट होता है, ऑज होता है, एलिगी होता है, अभी क्या मैं बताऊंगा इनको। लेकिन इसमें क्या होता है? ये नैरेटिव पोएट्री होती है, किसी संसार, किसी अदर व्यक्ति के बारे में, तो व्याख्यात्मक पोएट्री होती है, ड्रामेटिक पोएट्री होती है, जिसे काव्य की विधा है, जिसका हम आधा खंड सुनते हैं, बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन उसको है ना वीर रसोत्पुत, उसको हम गाकर कहते हैं, और उसका एक लंबा गायन चलता है। एपिक महाकाव्य, एपिक हो गया, डिस्क्रिप्टिव पोएट्री हो गई, एंड बैलेड, बैलेड जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, अब हम देखते हैं दोस्तों इसी में सम प्रोमिनेंट फॉर्म्स ऑफ पोएट्री। काव्य के कुछ विशेष, प्रोमिनेंट मीन्स होता है मुख्य, प्रमुख, पोएट्री के कुछ प्रमुख फॉर्म्स को बताता हूं, स्वरूपों को। सबसे पहले हम बात करेंगे लिरिक पर। लिरिक क्या होता है मैं आपको बता दूं, लिरिक आपको बताता हूं, मैं इसको बड़ा करता हूं तो आप और अच्छे थोड़ा समझ सके। ओके, अब लिरिक क्या होता है देखेंगे आप। भावगीत, लिरिक होता है भावगीत। A lyric directly expresses the poet's own thoughts or sentiments rather than a descriptive or events. लिरिक में कविता क्या, कवि क्या कहता है? अपने खुद की भावनाओं को, आप बीती पर, अपनी ऑटोबायोग्राफी पर, अपने फैमिली या किसी जज्बातों को बचपन से घटित अब तक की कोई ऐसी इंसिडेंट को लेता है जो उसको झकझोर दी हो, प्रभावित की हो। वो खुशी का पल हो सकता है, गम का पल हो सकता है, लेकिन वो व्यक्तिगत भाव से उत्पन्न होती है। इसमें निजी सौम्यता और हम कह सकते हैं पोएट का होता है, उसी की दुनिया से होता है, वो बाहरी दुनिया का नहीं होता है। तो जब ऐसा कुछ भाव वो गा देता है तो उसको हम लिरिक कहते हैं इंग्लिश में। और सबसे बड़ी बात होती है इसमें, आप देखा है, पोएट्स ओन थॉट्स एंड सेंटिमेंट्स, कवि के स्वयं के विचार और जज्बात होते हैं। बाहरी दुनिया का, बाहरी संसार का इसमें कोई मिक्सर नहीं होता है। ये छोटी सी म्यूजिकल पोएम होती है, इसके बारे में और भी दिया गया है, मैं डिस्क्राइब करता हूं इसको, आप देखेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। देखेंगे आप कि इट इज अ शॉर्ट पोएम, एक छोटी पोएम होती है, डीलिंग विद अ सिंगल इमोशन, जिसमें एक ही जज्बात को शामिल किया जाता है। वो शोक हो सकता है, प्रेम हो सकता है, मिलन हो सकता है, बिछड़न हो सकता है, वियोग, सब कुछ भी हो सकता है, एक ही चीज को शामिल किया जाता है। इट इज अ म्यूजिकल पोएम, और ये संगीतबद्ध होती है, संगीतमय प्रस्तुति इसकी दी जाती है। इट इज अ सब्जेक्टिव पोएम। सब्जेक्टिव का मतलब होता है जो कवि को प्रभावित करे, कवि अपनी किसी चीज को, a poet wants to express or reveal his own thoughts through a poetry, through a poem। कवि जब कविता के माध्यम से अपने निजी विचारों को एक भाव के रूप में प्रकट करता है, ठीक है, वो सब्जेक्टिव पोर्शन कहा जाता है। एक्सप्रेसिंग द वेराइंग, विभिन्न प्रकार की चीजों को, मूव्स एंड ऑफ द ऑथर। ये कविता क्या होती है? ये कविता देखेंगे आप, ये कविता एक्सप्रेसिंग द वेराइंग मूड्स ऑफ द ऑथर, कवि के विभिन्न अलग अलग प्रकार की मनोदशाओं, मूड्स मींस होता है मनोदशाओं को एक्सप्रेस, विचार करती है। ठीक है, इट इज अ वेल निट पोएम possessing a definite structure। ठीक है, ये
स्वरबद्ध होती है और डेफिनेट स्ट्रक्चर, इसका जो अपना जो ढांचा होता है, इसका जो आकार होता है, आकार का मतलब स्ट्रक्चर का मतलब दोस्तों, जैसे हम दोहा में, चौपाई में, सोठा में, हर गीतका में जैसे शब्दों का चयन करते हैं और मात्राओं का ध्यान देते हैं, वैसे अंग्रेजी में भी होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये चीज है स्ट्रक्चर के मतलब से। चलिए, सम ऑफ द इमोशंस लिरिक्स आर, कुछ फेमस आपकी जानकारी में बता दूं दोस्तों, सम ऑफ द फेमस लिरिक्स आर, कुछ फेमस लिरिक्स हैं वो इस तरह से हैं, देखिएगा। स्टैंजास रिटन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स बाय पी.बी. शैली, ओके, नाइटिंगेल्स बाय रॉबर्ट ब्रिजेस, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद तीसरे एग्जांपल बाद मैं इसका म्यूजिक भी सुनाऊंगा, एक्चुअली में इसका म्यूजिक क्या होता है, ठीक है, तो आप सुनेंगे। इसमें एक थीम को दिया जाता है, और थर्ड है द ट्रू ब्यूटी बाय थॉमस कैरी। अब आप इसको, इसकी टोन क्या होती है, लिरिक की व्हाट इज एक्चुअल टोन ऑफ लिरिक इन इंग्लिश, इसको सुनिए, एंजॉय करिए, उसके बाद मैं दूसरे आपको टोन देता हूं, आप इसको सुनिए, सुनिएगा इसको आप। किसी भी चीज को हम जब बयां करते हैं भाव के माध्यम, कविता के माध्यम से, ठीक है, उसको सिंपल पोएट्री में एक पार्ट दिया जाता है, बोला जाता है, जिसको हम लिरिक कहते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे मैं दूसरी टोन सुना रहा हूं आपको, इसकी अगली टोन आप सुनिएगा, ठीक है, जो हमें लिरिक को शो करेगी, लिरिक को बयां करे, एक्चुअल टोन ऑफ लिरिक इन इंग्लिश। आप नेक्स्ट टोन सुनेगा, इसको आइडेंटिफाई करिएगा। Meine Damen und Herren, ein Applaus für Karin Leitner. अब आप देखेंगे किसी कारणवश इसको हम नहीं प्ले कर सके, ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग नहीं थी। अब हम आगे चलेंगे आपके पास। सोनेट क्या होता है दोस्तों, सोनेट देखेंगे आप, चतुर्दश पदी कविता। चतुर्दश पदी कविता में क्या होता है, सोनेट इज एन इंग्लिश पोएम इंक्लूडिंग 14 लाइन्स, दैट इज अ सोनेट। अंग्रेजी में 14 लाइन की कविता को क्या कहते हैं, सोनेट कहते हैं। सोनेट इज अ शॉर्ट ऑफ पोएम ऑफ 14 लाइन्स। पेट्रार्च द इटालियन, इसकी शुरुआत पेट्रार्च ने किया था, पोएट ऑफ द 14th सेंचुरी, पॉपुलराइज्ड, बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हुई थी। द इंग्लिश सोनेट इज ऑफ टू टाइप्स, शेक्सपियरियन एंड मिल्टॉनिक। शेक्सपियरियन के द्वारा जो तैयार की गई, इसको फॉर्म दिया गया शेक्सपियरियन, और मिल्टन द्वारा तो मिल्टॉनिक। शेक्सपियर, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ एंड कीट्स, सम ग्रेट सोनेट राइटर्स, इन्होंने बहुत ज्यादा सोनेट्स को लिखा है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस बाय जॉन मिल्टन, मर्सी बाय विलियम शेक्सपियर, ये सोनेट की ही एग्जांपल है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने तो 400 से ज्यादा लिखा, 500 से ज्यादा लिखा, और विलियम शेक्सपियर ने तो 154 सोनेट्स लिखे हैं। तो ये अपने आप में, इनको हम किंग कह सकते हैं, किंग ऑफ सोनेट्स। ठीक है, चलिए आपको हम सुनाते हैं कि सोनेट की थीम और सोनेट की टोन कैसी होती है, उसको सुनिएगा, समझिएगा, ताकि आपको पता रहे कि सोनेट पढ़ने की चीज अलग होती है, और उसकी सोनेट की जो वाकई में नंबर 2 पे सॉन्ग है, जैसा 3 पे आपको मिलेगा। सोनेट का एक्चुअल में साउंड क्या होता है, टोन क्या होती है, आप सुनिएगा। अब आगे चलिए, मैं आपको ले चलता हूं दोस्तों बैलेट। बैलेट में है गाथा गीत। आल्हा खंड इसका बहुत बेस्ट एग्जांपल है, हिंदी में आप सुनते हैं, बुंदेलखंड इसको बहुत पसंद करते हैं। इस जनरेशन की बात नहीं कर पा रहा हूं मैं, लेकिन हाँ, जो हमारे और पैतृक पीढ़ी में जो लोग हैं इसको बहुत पसंद करते हैं। मैं इसको बड़ा करता हूं, आपको बढ़िया सा दिखे, और स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सके। ठीक है, गाथा गीत।
देखिएगा आप इसको, बैलेड इज अ काइंड ऑफ लिरिक विच इज सung while डांसिंग, नृत्य करते हुए वीर रस ओतप्रोत किसी के प्रेम या वीर गाथा को जब गाया जाता है एक समूह में, समूह गान करते हुए, तो इसको हम बैलेड कहते हैं। इट वॉज ओरिजिनेटेड इन द मिडिल एज, ये मध्यकालीन एज में इसकी शुरुआत हुई। द बैलेड इज अ शॉर्ट स्टोरी इन वर्स, यानी पंक्तिबद्ध तरीके में एक ये लघु कथा होती है जो वर्ष में होती है, डीलिंग विथ लव, जिसमें प्रेम दिखता है, वॉर और वॉर दिखता है, और चिवल्डी मतलब होता है वीरोचित कहानी, जो सूर वीरता जिसको बोलते हैं, सूर वीरता दिखती है, युद्ध की स्थिति दिखती है, और प्रेम भी दिखता है। इट इज ड्रामेटिक इन कैरेक्टर। आप देखेंगे कि जब धुंधवी बजती है युद्ध के लिए, जब जाते हैं युद्ध, और उस समय जो गायन होता है समूह गान, फूल माला छिड़काव करते हैं या जीत कर आते हैं, तो उसको हम कह सकते हैं। ठीक है, आला खान इसका हिंदी में एग्जाम्पल है, इंग्लिश में आपको अभी सुनाएंगे हम। और द मॉडर्न बैलेड इज अ लिटरेरी डेवलपमेंट ऑफ द ट्रेडिशनल फॉर्म। जो आधुनिक बैलेड है वो लिटरेरी डेवलपमेंट का, साहित्यिक विकास का एक पारंपरिक रूप माना जाता है। द राइम इन एंशिएंट मैनरिन बहुत अच्छा एग्जांपल है, कॉलरिज के द्वारा, एस.टी. कॉलरिज के द्वारा, पूरा नाम इनका एस.टी. कॉलरिज, सैमुअल टेलर कॉलरिज, एंड लव एंड डेम सेंस मर्सी बाय जॉन कीट्स। आप 12th में इसको पढ़ेंगे। वेरी गुड एग्जांपल्स ऑफ द मॉडर्न बैलेड, आधुनिक बैलेड के बहुत अच्छे एग्जांपल है। दोस्तों अब आगे चलेंगे, हम देखते हैं। उसके आगे चलने से पहले मैं चाहूंगा कि आपको बैलेड को सुनने का मौका मिले, और बैलेड को आप सुनिए, इसकी टोन आप आपने सुना बैलेड की टोन को, मैं आपको आगे ले चलता हूं। दोस्तों एलेगी क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीज है, आपका परिचय थोड़ा सुनना चाहिए। शोकगीत, एलेगी द पोएम ऑफ द मॉर्निंग सॉरो, ये दुख को प्रकट करती है। इट इज अ पोएम रिटन ऑन द डेथ ऑफ अ पर्सन, ये किसी व्यक्ति की मौत पर लिखी जाती है। एलेगी इज द मॉर्निंग सॉन्ग थ्रू अ पोएम दैट इज सung बाय द ऑथर on the death of the person who is very near and dear to the poet। ये ऐसा कोई व्यक्ति परिवार का, रिलेटिव, फ्रेंड सर्किल का मर गया हो, और उसकी मौत पर मातम गीत, मरण गीत या शोक गीत जब लिख दिया गया उसके करीबी पोएट के द्वारा, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, शोक गीत कहते हैं। और इसमें आप देखेंगे ओ कैप्टन माय कैप्टन बाय वॉल्ट व्हिटमैन, ये अमेरिकन पोएट थे। ओ कैप्टन माय कैप्टन बहुत ही अच्छा इसका एग्जांपल है। एन एलजी रिटन इन द कंट्री चर्चार्ड, बहुत अच्छा एग्जांपल है। मैंने पिक्स दी हुई है, ध्यान देंगे आप। इसके मैं दो आपको सॉन्ग सुनाऊंगा, एक जहां पे इंग्लिश पिक लगी है, तो एक मैं आपको इंग्लिश में सुनाऊंगा, दूसरा हिंदी में। तो कैसे टोन को, चूंकि हमारी मौलिकता हिंदी के साथ बनती है, वी आर विद हिंदी लैंग्वेज, तो इंग्लिश सॉन्ग जैसा कोई नहीं सुनता है तो उसको टोन का आइडिया कम रहता है। लेकिन मैंने बताया कि आपको एलेगी, बैलेड और ओड, एपिक, सबकी इनकी टोन पता होनी चाहिए। हिंदी में हम समझ लेते हैं कि दोहा है, ये सोरठा है, समझ गए, और ये कैसा कौन सा छंद हम पहचान लेते हैं मात्राओं के हिसाब से और सुनने के हिसाब से, क्योंकि हम हिंदी भाषी है। तो अब अंग्रेजी साहित्य है दोस्तों, तो यू शुड नो समथिंग एज अबाउट लिटरेचर, आपको कुछ ना कुछ जानकारी होनी चाहिए। सुनिएगा, एंजॉय करिए। तो सबसे पहले मैं इसकी टोन सुनाता हूं, ठीक है, इंग्लिश में, बाद में हिंदी में। हिंदी ये एलेगी है, सुनिए, ठीक है, इसको सुनिए आप, हिंदी सुनिए। टोन से हमने समझ लिया दोस्तों, इंग्लिश वर्जन इसका नहीं बच पाए, हिंदी आपने सुना। इस सॉन्ग को सुनने से हमारे दिल में आ गया हम किसी की मातम या किसी के मौत का, किसी के बिछड़ने का मैंने तस्वीर भी दी है कि ये तस्वीर अपने आप बयां कर जाती है। बहुत सारी गीतें हैं, गाल नहीं मैं गुनगुना दूं, आप उनको सुनने की कोशिश करेंगे। एक कई सारे पुराने हैं, गाने हैं, और वहां पर एक रामायण में, रामचरितमानस में भी गीत बजा था, आप
देखे होंगे, सुने होंगे, जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है। रवि जैन साहब ने बहुत अच्छे से उसको गाया है, आपने देखा होगा, सुना होगा। तो वहां पर गोद में उनको उठाते हैं अपने अनुज लखन लाल को, और भगवान श्री राम रुदन करते हैं। वहां पर एक गीत की प्रस्तुति होती है, ठीक है। वो गीत के बोल हैं, मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल, मेरे आँखियों के तारे बोल कछु बोल, मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल। उन्होंने रोते, ये एक दुखद मोर्निंग जिसको हम कहते हैं दुखद, ठीक है, लेमेंटिंग, विलाप करता हुआ एक भाव है वहां पर, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, उस चीज को हम एलगी कहते हैं। किसी व्यक्ति का कोई जब करीबी मर जाता है तो उसको समझते हैं कि हालांकि दुनिया में नहीं है, लेकिन उसको संबोधित करते हुए और कहीं भगवान को दोष देते हैं, तो कहीं कर्म को, कहीं प्रारब्ध को। वहां पर लोग अलग अलग प्रकार के, कोई रोकर दुख मिटाता है, कोई गाकर, कोई कैसे भी, कोई भाव के तरीके से, ठीक है ना। तो जैसे गाना है कि बना के क्यों बिगाड़ा रे ऊपर वाले, तो इस गाने को सुनने के बाद भी हमारी जो मन स्थिति होती है थोड़ी दुखद हो जाती है। तो ये सब एलगी की को शो करने वाली चीज है, ये एलिमेंट्स इस प्रकार से। अब हम बात करेंगे ओड की, ठीक है। तो ओड क्या है, संबोधन गीत होता है। द ओड इज अ डिग्निफाइड लिरिक, ये भी एक प्रकार का लिरिक है। इट इज राइम्ड लिरिक, यानी इससे तुकबंदी होती है। जैसे संबोधन गीत कहें, जिसमें स्वागत गीत भी एक तरह से आ जाता है, लेकिन संबोधन अलग होता है, स्वागत अलग होता है, ठीक है। और ऑफन इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस, किसी को जब हम संबोधित करते हैं कविता के माध्यम से, जी हाँ, जब कविता के माध्यम से, स्पीच के माध्यम से नहीं, कविता के माध्यम से संबोधित करते हैं, तो उसको हम ऑड कहते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में संबोधन गीत कहते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑड, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, बनावट होती है, इज आइदर रेगुलर और इरेगुलर। ये रेगुलर मीटर में भी लिखा जाता है, इरेगुलर मीटर में। तो रेगुलर मीटर आप समझते होंगे, जहां पर तुकबंदी, राइमिंग वर्ड और राइम स्कीम मिलता है, जहां पर राइम और राइम स्कीम और राइम वर्ड जहां पर दोस्तों मिलता है, राइम स्कीम और राइम वर्ड जहां पर मिलता है वो रेगुलर होता है, जहां पे नहीं मिलता है वो इरेगुलर, यानी नियमित और अनियमित दोनों उसमें छंद में हो सकता है। ओड टू द वेस्ट विंड, पीबी शैली के द्वारा, पर्सी बासी शैली के द्वारा, एंड ओड टू अ नाइटिंगेल बाय जॉन कीट्स के द्वारा। ये बहुत फेमस ओड है, आप इनको नोट कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं आखिरी पड़ाव की ओर, एपिक। एपिक देखेंगे दोस्तों, एपिक का मतलब होता है महाकाव्य। महाकाव्य ऐसा काव्य जिसको पोएट्री फॉर्म में, पोएम के थ्रू, श्लोक के थ्रू, ठीक है, पोएट्रिक फॉर्म में लिखा गया हो, तो वो महाकाव्य कहलाता है। उसमें गाथा होती है, लंबी कहानी होती है, महाकाव्य। जैसे हम एपिक इज अ नैरेटिव पोएम, बहुत ही नैरेटिव होती है ना, जिसका बखान करते हैं, विस्तृत। इट डील्स विद द मार्शियल एक्सप्लॉइट्स, ठीक है, एंड सम नेशनल हीरो। ये किसी मार्शल एक्सप्लॉइट्स एंड सम नेशनल हीरो, ये किसी वीर योद्धा, चाहे वो हमारे काव्य का हो, चाहे हमारे देश का हो, चाहे हमारे कम्युनिटी का हो, ये किसी न किसी एक ऐसे योद्धा, ऐसे आदर्श पुरुष का गान करती है जो उसके जीवन काल को जन्म से लेकर मौत तक का और उसके बाद तक की भी, यानी सदियों तक की कहानी जिसमें छिपी होती है। मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट, मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट कुछ इसी तरह की कहानी है। क्लासिकल एपिक, होमर्स, एलियट, ये भी हो गया। मूल चीजों की बात करूं जिनको आप जानते हैं दोस्तों, जैसे द रामचरितमानस, ये तो हिंदी में कन्वर्टेड है। द रामचरितमानस दोहा सोठा चौपाई में है। आप देखेंगे द रामायण भी देखेंगे, वाल्मीकि कृत, ठीक है, और वेदव्यास की श्रीमद् भागवत गीता देखेंगे। ये सब किसके हैं, एपिक के एग्जाम्पल है, ठीक है। अब जैसे कोई भी आप एक श्लोक बोलेंगे, यदा यदा हि धर्मस्य, तो ये कहां से लिया गया, श्रीमद् भागवत गीता से उत्तरित है। ना तो संबोधन भंज निहारा, होइए को एक दास तुम्हारा, ये मैंने दोहा कहा, चौपाई कही, तो ये कहां की है, ये रामचरितमानस की है, ठीक है। तो अब इसको समझने की जरूरत है
इसके अंदर भी चीजें को, तो ये जब पोएट्री आपको पढ़ाई जाएगी तो बताया जाएगा कि राइम मीटर और राइम स्कीम का मैंने आपको लोगो दिया हुआ है, कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर आप जरूर लिखें। आई विल बी अवेटेड फॉर योर मैसेज एंड क्वेरीज इन कमेंट बॉक्स। अच्छा लगा तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।